आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि पृथ्वी पर इस वक्त बड़े पैमाने पर विलुप्तीकरण चल रहा है और उसके लिए हम इंसानों की आदतें ही जिम्मेदार हैं। सच तो यह है कि आज धरती पर मौजूद हर 5 में से एक प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सदी के अंत तक इस प्रक्रिया की रफ्तार लगभग 50% तेज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जरूरी नहीं कोई जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए तो भला हो विज्ञान के चमत्कारों का। आज हम समय को पलटते हुए काफी पहले विलुप्त हो चुकी कई प्रजातियों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए मिलते हैं लुप्त हो चुके कुछ ऐसे जानवरों से जिन्हें हम धरती पर शायद एक बार फिर से देख पाएं। वुली मैमथ ऐसा कौन सा जानवर है जिसके बड़े बड़े दांत, सर्दियों के लिए घने बाल और वजन 6 टन के बराबर होता है? जी हाँ, वुली मैमथ। जाहिर है कि हम में से किसी ने भी इस शानदार जानवर को असल जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। एक समय पर माना जाता था कि वे अंतिम आइस एज के दौरान दुनिया से खत्म हो गए थे, लेकिन एक ताज़ा खोज में पता चला है कि 500 से 1000 मैमथ्स का एक आखिरी झुंड आर्कटिक ओशन के रैंगल आइलैंड पर अभी सिर्फ 4000 साल पहले तक जीवित था। एशिया और अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आज के आधुनिक हाथियों के मुकाबले मैमथ टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते थे, जो कि उत्तरी एशिया से लेकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। उनके छोटे कान, छोटी पूंछ और बेहद घने बाल उन्हें भीषण ठंड में रहने के काबिल बनाने के साथ साथ फ्रॉस्ट बाइट या शीत दंश वगैरह से भी बचाते थे। मैमथ अपने आसपास के वातावरण की सेहत के लिए इस हद तक जरूरी थे कि घास के इन मैदानों को मैमथ स्टेपीज भी कहा जाता है। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक जब धरती का मौसम गर्म होने लगा और खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई तो वुली मैमथ विलुप्त होने लगे। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इंसानों की जरूरत से ज्यादा शिकार समेत कुछ दूसरी आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। लेकिन क्या जल्दी ही हम वुली मैमथ को इस दुनिया में एक बार फिर से देख पाएंगे? जी हाँ, इसकी संभावना आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। पिछले वर्षों में मैमथ के अच्छी तरह से सुरक्षित कई नमूने साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए पाए गए हैं और अब वे हमें लंबे समय से मृत इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने का रास्ता दिखा सकते हैं। भले ये सुनने में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक उम्मीद कर सकते हैं कि वे जल्दी ही हमेशा के लिए विलुप्त माने जा चुके जानवरों को फिर से जिंदा कर पाएंगे और इस प्रक्रिया को वे कहते हैं डी एक्सटिंक्शन। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल सा काम करने के लिए मैं कहूंगा कि वाव फैक्ट को कभी भी विलुप्त ना होने दें, इसलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें और सभी ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जरा सोचिए कि घंटों आपका मनोरंजन करने वाले इतने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट के बगैर ये दुनिया आखिर कितनी नीरस लगेगी। तो आइए अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। चयनात्मक प्रजनन, जेनेटिक्स और प्रजनन क्लोनिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में होने वाली बेमिसाल तरक्की के चलते डी एक्सटिंक्शन के माध्यम से मृत प्रजातियों को फिर से खड़ा कर पाने की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 20वीं सदी के दूसरे भाग में ऐसी कई तरकीबें विकसित हुई जिन्होंने वैज्ञानिकों को मैमथ जैसे मृत जानवरों की जमी हुई लाशों से प्राप्त हड्डियों, बाल और अन्य ऊतकों से डीएनए अलग करके उनका विश्लेषण करने का मौका दिया। इन तरकीबों में सबसे बेहतरीन माना जाता है CRISPR-Cas9 कहा जाने वाला डीएनए संशोधन का एक बेहद आसान तरीका, जिसकी मदद से मैमथ डीएनए के विशिष्ट लक्षणों को अलग करने के बाद किसी दूसरे जानवर के डीएनए में फिट किया जा सकता है। मानो ये जबरदस्त साइंस वाला कोई कट एंड पेस्ट टूल हो। ये तरीका खासकर मैमथ जैसी प्रजातियों को वापस लाने में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि उनका सबसे करीबी रिश्तेदार एशियाई हाथी दुनिया में अभी भी जिंदा है। विलुप्त प्रजातियों के मनचाहे जीन को जीवित प्रजातियों के डीएनए में फिट करने से प्राप्त होने वाले हाइब्रिड जीनोम को किसी जीवित मादा के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है या एक्स वाइट्रो पद्धति के तहत उसे मां के शरीर से बाहर किसी कृत्रिम गर्भ में भी पोषित किया जा सकता है। इस तरह पैदा होने वाले जानवरों का डीएनए विलुप्त हो चुके जानवरों से हुबहू मिल तो नहीं खाता, पर यह ठीक वैसे ही दिखने और व्यवहार करने वाले अपने पुरातन रिश्तेदारों के आधुनिक संस्करण होते हैं। यानी फाइनल रिजल्ट एकदम असली मैमथ नहीं बल्कि एक तरह का मेमोफेंट होगा जो अपने छोटे कान और घने बालों के चलते सुदूर उत्तर की भीषण ठंड में आराम से रह सकेगा। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि हम वुली मैमथ को आखिर क्यों वापस लाना चाहते हैं? असल में इसके पर्यावरण को बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। हार्वर्ड वुली मैमथ रिवाइवल टीम का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ता जॉर्ज चर्च के अनुसार इन जायंट्स को वापस लाने से आर्कटिक टुंड्रा को अंतिम हिमयुग की तरफ फिर से घास के मैदानों में तब्दील किया जा सकता है। असल में प्राचीन आर्कटिक के घास के मैदानों में विचरण करने वाले मैमथ और अन्य बड़े शाकाहारी जीव पेड़ों को धक्के देकर गिरा देते थे और अपने गोबर के जरिए घास के बीज फैलाकर इन मैदानों को बनाए रखने में मदद करते थे। लेकिन जब ये जानवर विलुप्त हो गए तो घास के मैदान आज के टुंड्रा और टैगा प्रदेश में परिवर्तित हो गए। ये परमाफ्रॉस्ट का पिघलना शुरू हो चुका है जिसके कारण
हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे वातावरण में रिलीज हो रही है। रूसी सर्गेई जिमोव इस पर व्यापक शोध भी कर चुके हैं, जो साबित करते हैं कि यदि चरने वाले बड़े जानवरों को एक बार फिर से इन इलाकों में बसाया जाए तो टुंड्रा को दोबारा घास के मैदानों में तब्दील किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में अगर मेमथ के भी एक झुंड को शामिल कर लिया जाए तो नतीजे सच में बहुत ही चौंका देने वाले साबित हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें फिर से जिंदा करने के आखिर कितने करीब है। 2017 में प्रोफेसर चर्च ने बताया कि हम महज कुछ वर्षों में ही वूली मेमथ को साक्षात देख पाएंगे। वहीं इंपीरियल कॉलेज लंदन में सिंथेटिक बायोलॉजी और जीनोम इंजीनियरिंग में एडवांस रिसर्च कर रहे डॉक्टर टॉम एलिस के मुताबिक इस काम में अभी कम से कम 10 साल और लगेंगे, लेकिन साल दर साल हम उस लक्ष्य के करीब पहुंचते जा रहे हैं। साल 2019 में जापान के शीर्ष वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब 28,000 साल पुराने एक संरक्षित मेमथ से बरामद कोशिकाओं में जीवन के लक्षण दिखाई दिए। तो फिलहाल ये निश्चित रूप से कब का सवाल है, ना कि क्या हम इन जानवरों को कभी फिर से इस धरती पर चलता हुआ देख पाएंगे। थाइलासाइन, माना कि डी एक्सटिंक्शन की ये बातें बड़ी ही रोमांचक हैं, लेकिन हम जुरासिक पार्क जैसा कुछ कर पाने से भी काफी दूर हैं। चूंकि मृत प्रजातियों को पुनः जीवित करने की ज्यादातर तकनीक अच्छी तरह संरक्षित नमूनों से प्राप्त किए जाने वाले डीएनए के एनालिसिस पर निर्भर करती है, इसलिए फिलहाल डायनासोर को जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके नमूने बेहद पुराने होने के कारण उनमें मौजूद डीएनए गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसलिए उन प्रजातियों के पुनर्जीवित होने की उम्मीदें ज्यादा हैं जो अभी हाल ही में विलुप्त हुई हैं, जैसे कि थाइलासाइन, जिसे टस्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है। यह रेतीले रंग का एक बड़ा सा प्राणी था जिसकी पीठ पर गहरे काले रंग की धारियां होती थीं। इसका सिर किसी भेड़िए की तरह और पूंछ सख्त एवं मजबूत हुआ करती थी। थाइलासाइन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि तस्मानिया और न्यू गिनी में ही पाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि यह जीव ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से लगभग 3000 साल पहले विलुप्त हो गया था, लेकिन दक्षिण में स्थित तस्मानिया द्वीप पर यह 20वीं शताब्दी तक जीवित रहा। थाइलासाइन इलाके का उच्चतम शिकारी था और उन पर अक्सर भेड़ के शिकार का आरोप लगाया जाता था। सरकार ने उनका शिकार करने पर इनाम घोषित कर दिया और ये कदम प्रजाति को मिटाने में बहुत मददगार साबित हुआ। दुनिया का आखिरी रिकॉर्डेड थाइलासाइन एक नर था जिसे ऑस्ट्रेलिया के हॉबोट चिड़ियाघर में ले जाया गया था, जहां 7 सितंबर 1939 को उसकी मौत हो गई। मानो जैसे कि पूरी की पूरी प्रजाति का सफाया करने से मन ना भरा हो। कहा जाता है कि थाइलासाइन की देखभाल में कमी के कारण उसकी मौत हुई थी। अपनी छत वाली आरामगाह के बाहर बंद हो जाने के कारण वो तस्मानियाई मौसम के भीषण मौसम में खुले में पड़ा रहा, जहां दिन में उबाल देने वाली गर्मी और रात में हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ती थी। और उस आखिरी नर के साथ ही थाइलासाइन भी इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गए, पर शायद ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है। थाइलासाइन के लगभग 750 नमूने अलग अलग संग्रहालयों में रखे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर खाल या हड्डियां होने के कारण यूज करने लायक डीएनए मिलना मुश्किल है। पर उनमें 13 नमूने ऐसे हैं जिन्हें मां के पाउच से निकालकर एथेनॉल में संरक्षित किया गया था। 2017 में घोषणा की गई कि इनमें से मेलबर्न म्यूजियम में रखे एक नमूने से शोधकर्ताओं को इस प्रजाति के पूरे जीनोम का पता लगाने के लिए एक अच्छी तरह सुरक्षित जीन पर्याप्त मात्रा में हो चुके हैं। जो लोग साइंस से ज्यादा वाकिफ नहीं है उन्हें बता दें कि जीनोम में किसी प्रजाति के जेनेटिक्स या आनुवांशिकी से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद होती है। जीनोम में जीव के शारीरिक ढांचे और उसकी बढ़त और विकास के लिए जरूरी सभी जानकारियां मौजूद होती हैं। यानी किसी प्रजाति का पूरा जीनोम तैयार करने का मतलब हुआ कि वैज्ञानिकों के पास किसी विलुप्त हो चुके जानवर को फिर से जिंदा करने के लिए जरूरी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। थाइलासाइन जीनोम से हमें इस मार्सुपियल के विकास, पतन और अंततः विलुप्त होने से जुड़ी बहुत सी जरूरी बातें पता चली हैं। किसी भी प्राणी का क्लोन बनाने की योजना में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्लोनिंग की बातें साई-फाई कहानियों की तरह लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत पहले करके दिखाया जा चुका है। 1990 के दशक में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या SCNT कही जाने वाली एक तकनीक के जरिए दुनिया का पहला स्तनधारी क्लोन डॉली द शीप को बनाया गया, जो कि 1996 में पैदा हुई और 2003 में मर गई। किसी विलुप्त जानवर का क्लोन बनाने के लिए वैज्ञानिक अच्छी तरह संरक्षित किसी सेल से उसका न्यूक्लियस या नाभिक निकाल लेते हैं। फिर वे नाभिक को उस जानवर के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार की एग सेल के नाभिक की जगह फिट करके अंडे को एक सरोगेट मादा के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। शायद हम वुली मैमथ जैसे लंबे समय से विलुप्त जानवर का क्लोन कभी ना बना पाए, लेकिन
थाइलासीन जैसे जानवरों के मामले में ये तरीका काम कर सकता है। माइक आर्चर न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के एक जीवाश्म विज्ञानी हैं, जो कि 2000 के दशक की शुरुआत में थाइलासाइन क्लोनिंग आजमाने वाले एक प्रोडक्ट को लीड कर रहे थे और सन 2013 में उनकी टीम एक दूसरी विलुप्त प्रजाति गैस्ट्रिक ब्रूडिंग मेढक के भ्रूण का क्लोन बनाने में सफल रही। वहीं साल 2008 में मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रयू पास की अगुवाई वाली एक टीम थाइलासाइन की हड्डियों और कार्टिलेज के विकास से जुड़े जीन लेकर उसे चूहे के भ्रूण में ट्रांसप्लांट करके किसी विलुप्त प्रजाति से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री को एक जीवित प्रजाति के अंदर सफल बनाने के मामले में दुनिया की पहली टीम साबित हुई। एशियाई हाथी की मदद से विशाल मेमथ को पुनर्जीवित करने की प्रोफेसर चर्च की योजना के मुकाबले थाइलासाइन का क्लोन बनाना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि थाइलासाइन से मेल खाती कोई समान प्रजाति मौजूद नहीं है। लेकिन पास्कल की टीम ने दिखा दिया कि आज से 20 साल पहले किसी मजाक जैसी लगने वाली बातें अब तेजी से संभव होती जा रही हैं। सो यकीन मानिए भाई, थाइलासाइन को वापस लाने की बात जरा भी असंभव नहीं है। डी एक्सटिंक्शन से जुड़ी इन बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये कमाल का आइडिया है या कठिन नैतिक सवालों का एक पिटारा? मैं सचमुच आपका जवाब सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। आइए अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो कहाँ थे हम? डोडो। इसका भी डोडो वाला हश्र हुआ। पछतावे का ऐसा इजहार है जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की लगातार बढ़ती हुई सूची में कोई नई प्रजाति शामिल होने पर हर बार सुनने में आता है। इस प्रजाति की जनसंख्या में तेजी से गिरावट बहुत ही ज्यादा बेवकूफ माने जाने के कारण डोडो विलुप्तिकरण का दूसरा नाम बन चुकी है। उड़ ना सकने वाला ये पक्षी दिखने में भी बड़ा ही बदसूरत था। इसका आकार किसी टर्की से बड़ा, वजन लगभग 50 पाउंड, ग्रे झलक वाले नीले पंख, बड़ा सिर, बिना काम के छोटे पंख और मोटे मोटे पील पैर होते थे। ये पक्षी मॉरिशस द्वीप पर रहता था और पुर्तगाली सेलर्स ने इसे सबसे पहले साल 1507 के आसपास देखा था। 17वीं शताब्दी के अंत तक बाहर से आने वाली आक्रामक प्रजातियों के चलते खाने के लिए बढ़ता हुआ कंपटीशन और शिकारियों द्वारा उसके बच्चे खाए जाने के कारण आखिरकार डोडो दुनिया से विलुप्त हो गए। सेलर्स ने डोडो के घर में आकर बसने के मात्र 75 सालों के भीतर ही उसे वहां से मिटा दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जरूरी नहीं है कि विलुप्ति का मतलब हमेशा के लिए जाना ही हो। लुप्त प्राय और विलुप्त प्रजातियों के आनुवंशिक बचाव के लिए काम करने वाला एक संगठन रिवाइव एंड रिस्टोर डोडो को फिर से वापस लाने की दिशा में काम कर रहा है। वुली मैमथ और दूसरे जीवों को जीवित करने की दिशा में होने वाली प्रगति को देखते हुए डोडो को जीवित करना शुरू में तो आसान लग रहा था, लेकिन इसमें एक गंभीर अड़चन आ रही थी। डोडो के डीएनए मिलना बहुत ही मुश्किल है। डोडो के अवशेष के नाम पर हमारे पास अब सिर्फ ऑक्सफोर्ड में एक सिर, ब्रिटिश म्यूजियम में एक पैर, कोपेनहेगन में एक सिर और यूरोप, अमेरिका और मॉरिशस के विभिन्न संग्रहालयों में रखे कुछ कमोबेश समूचे कंकाल ही बचे हैं। लेकिन साल 2016 में एक बड़ी सफलता मिली जब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बेथ शापिरो ने घोषणा की कि डोडो के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार निकोबार कबूतर के जीनोम को आधार बनाकर डोडो का कंप्लीट जीनोम तैयार करने में सफल रही है। और तो और अपनी अधिकांश स्थानीय प्रजातियों को खो चुके मॉरिशस में अब लुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने के लिए कुछ सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहां की ज्यादातर प्रजातियां अब सिर्फ गहन प्रबंधन वाले छोटे रिजर्व समेत बिना शिकारियों वाले कुछ इलाकों तक ही सीमित हैं, ताकि बाहर से आने वाली आक्रामक प्रजातियों के चलते उनका अंजाम कहीं डोडो जैसा ना हो जाए। मनुष्यों के आने से पहले मॉरिशस पक्षियों और सरीसृपों के लिए किसी स्वर्ग जैसा था और स्तनधारी के नाम पर वहां सिर्फ चमगादड़ों की ही कुछ प्रजातियां पाई जाती थीं। यदि बाहर से आने वाले स्तनपाइयों को नियंत्रित किया जाए तो शायद डोडो फिर से जिंदा हो सकती है। वैज्ञानिक पहले से ही इस आइडिया पर काम कर रहे हैं। एक तरीका यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से स्तनधारियों में सेक्स बाइसिंग जीन को सक्रिय करके धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। माना कि फिलहाल ये सब किसी कयास जैसा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आज नहीं कल डोडो की वापसी बिल्कुल निश्चित ही लगती है भाई। मोआ। आइए अब आपको मोआ कहे जाने वाले एक दूसरे उड़ान रहित पक्षी से मिलवाते हैं। ये विशालकाय पक्षियों की कम से कम 9 प्रजातियों का एक समूह था, जिनमें से कुछ की लंबाई 12 फीट और वजन 510 पाउंड हो सकता था। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड में माओरी लोगों का आगमन और प्रसार हुआ, जो माओ को ढेर सारे मांस वाला एक आसान शिकार समझते थे और धीरे धीरे ये शानदार जीव विलुप्त हो गए। इसी के साथ प्राकृतिक निवास के क्षय और बाहर से आई प्रजातियों से जुड़े प्रभावों ने भी उनके विनाश में अहम भूमिका निभाई थी। पर लगता है शायद 700 साल पहले लुप्त हो चुके इस प्राचीन पक्षी के लिए अब भी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मोआ की एक विलुप्त प्रजाति शॉर्ट बुश मोआ का लगभग कंप्लीट जीनोम तैयार करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि इसके नाम के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि ये पक्षी किसी भी हिसाब से शॉर्ट नहीं था।
ये 4.3 फीट से ज्यादा लंबा और वजन में लगभग 86 पाउंड हुआ करता था, यानी किसी बड़े से हस्की से भी ज्यादा भारी। ये डीएनए साल 2018 में म्यूजियम में रखे मोआ के महज एक पैर के नमूने की हड्डी से तैयार किया, जो बहुत पहले खत्म हो चुके इन पक्षियों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। हार्वर्ड के एलिसन क्लॉटियर के नेतृत्व वाली इस टीम ने उच्च थ्रूपुट सीक्वेंसिंग के टेक्निक का उपयोग करते हुए एक ही बार में लाखों डीएनए स्टैंड्स का कोड लिख डाला। एक दूसरे अध्ययन में इस शॉर्ट मोआ जीनोम को अन्य डीएनए डेटा के साथ एनालिसिस करने पर पता चला कि कीवी, एमू और कैसोवरी प्रजातियां मोआ की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। ये 3 पक्षी अभी भी जीवित हैं, जिससे संभावनाओं का एक नया द्वार खुल जाता है। मोआ को जीवित करने के लिए संग्रहालय के नमूने से प्राप्त डीएनए में अभी थोड़े और बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही किसी ऐसी जीवित प्रजाति के अंडे की जरूरत पड़ेगी जिसमें जीनोम को प्रत्यारोपित किया जा सके। शुक्र है कि एमयू के 6 इंच लंबे और 1 पाउंड वजन वाले अंडे हमारी मदद के लिए हाजिर हैं, लेकिन ये काम स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों के मामले में ज्यादा कठिन साबित हुआ है। किसी पुनर्निर्मित जीनोम को किसी स्तनधारी की अंड कोशिकाओं में क्लोनिंग तकनीक के जरिए फिट किया जा सकता है, जैसा कि डॉली द शीप वाले केस में हुआ था। लेकिन फिलहाल ये टेक्निक पक्षियों में काम नहीं करती, लेकिन मुर्गियों के जरिए ऐसा करने का एक तरीका भी हाल ही में सफल हुआ है, जिससे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है। जंगली पक्षियों में सफल होने के लिए जीनोम को मुर्गियों के अंडे या शुक्राणु बनाने वाली भ्रूण कोशिकाओं में डाला गया था। सो भले ही मोआ फिलहाल लुप्त हो चुके पक्षियों की लिस्ट में आता हो, वो ज्यादा दिनों के लिए वहां नहीं रहने वाला। साइबेरियन यूनिकॉर्न। अगर मैं आपसे कहूं किसी जमाने में धरती पर यूनिकॉर्न रहा करते थे तो जी नहीं, मैं परी कथाओं के उस सुंदर जीव के बारे में नहीं, बल्कि उससे बिल्कुल अलग एक जानवर साइबेरिया यूनिकॉर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। यूरेशिया के घास के मैदानों में रहने वाला ये प्राणी अपनी नाक पर एक बड़ी सी सींग के अलावा अपने काल्पनिक रिश्तेदार से जरा भी मेल नहीं खाता है। साइबेरियन यूनिकॉर्न का वजन करीब 4 टन होता था और ये घने बाल वाले किसी गोंडे की तरह दिखता था। पिछले वर्षों में साइबेरिया यूनिकॉर्न की हड्डियों के कुछ टुकड़े बरामद तो हुए हैं, लेकिन उनका विश्लेषण कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। जैसे 2016 में कजाकिस्तान में मिली खोपड़ी को ले लीजिए। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला कि ये 29,000 साल पुरानी थी, लेकिन हड्डी में कोलेजन काफी कम होने के कारण रिजल्ट एकदम कंफर्म नहीं है। लेकिन साल 2018 में स्थिति बदल गई जब इस रहस्यमय दैत्य के डीएनए का विश्लेषण करने में पहली बार कामयाबी मिली। पहले यह माना जाता था कि साइबेरियन यूनिकॉर्न करीब 2 से 1 लाख साल पहले विलुप्त हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा हड्डी के कुल 23 नमूनों की रेडियो कार्बन डेटिंग में पाया गया कि हिमयुग का ये दानव असल में पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में अभी सिर्फ 36,000 साल पहले तक जीवित था। यानी ये जीव शुरुआती इंसानों के साथ ही पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों का उनके विलुप्त होने से कोई लेना देना नहीं था। नए सबूतों से पता चला है कि ये जानवर खाने के मामले में बहुत ही चूजी और नखरीला होने के चलते मारा गया था। साइबेरियन यूनिकॉर्न को एक तरह का प्रागैतिहासिक लॉन मोवर कहा जा सकता है, जो मैदानों में दूर दूर तक फैली सख्त सूखी घास को चरा करता था। लेकिन जलवायु में भारी परिवर्तन वाले उस दौर में जब घास खाने वाले दूसरे जीव सामने पड़ने वाली किसी भी झाड़ी या पेड़ पौधे को खाकर काम चला लिया करते थे, साइबेरिया यूनिकॉर्न ने अपनी आदतें जरा भी नहीं बदली। वे बची खुची घास को खाकर ही अपना काम चलाते रहे और घास पर परमाफ्रॉस्ट के बढ़ते अतिक्रमण ने अंत में उनको मार डाला। डीएनए विश्लेषण से यह भी पता चला है कि आम धारणा से विपरीत साइबेरियन यूनिकॉर्न आधुनिक गैंडों का करीबी रिश्तेदार नहीं था। ये एक अलग प्रजाति है जो आज से करीब 40 मिलियन साल पहले आधुनिक गैंडों के पूर्वजों से अलग हो गई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन जानवरों के विलुप्त होने के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने से दुनिया के बाकी गैंडों को बचाने में मदद मिल सकती है। आज हमारे बीच में गैंडे की केवल 5 प्रजातियां मौजूद हैं और वे अपने विशिष्ट आवास में ही रहते हैं। साइबेरियन यूनिकॉर्न के विलुप्त होने के बारे में हमें अब तक जो भी पता है उससे साबित होता है कि किसी इलाके में वनस्पति में एक पूरी प्रजाति को खत्म करने की क्षमता वाले बदलाव के लिए जलवायु में कोई बड़ा परिवर्तन जरूरी नहीं होता, और ऐसा इंसानों द्वारा जानवरों का दायरा काफी हद तक सीमित किए जाने से पहले था। अब लोग अफ्रीका के मैदानों जैसे बड़े घास के मैदानों को लेकर चिंतित हैं, और साइबेरियन यूनिकॉर्न की बेहतर समझ इतिहास को खुद को दोहराने से रोकने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। फिलहाल हमें साइबेरिया यूनिकॉर्न का कोई भी फुल
स्पेसिमेन नहीं मिल पाया है। हम ये तक नहीं जानते कि इसका सींग कितना बड़ा होता था, क्योंकि उसका कोई भी नमूना नहीं मिला है। हालांकि हमें खोपड़ी का वो टुकड़ा मिल चुका है जहां सींग उगता था, और उसके एनालिसिस से अनुमान लगाया गया है कि उसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती थी। हम इन शानदार जीवों के बारे में और कितना जान पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका डीएनए कितनी मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं। यदि हमें वुली मैमथ की तरह यूनिकॉर्न का भी पूरी तरह से संरक्षित कोई नमूना बर्फ में जमा हुआ मिल जाता है, तो वैज्ञानिक उसके पूरे जीनोम को सफलतापूर्वक तैयार कर पाएंगे, जो उनके पुनरुत्थान की दिशा में एक अहम किरदार अदा करेगा। भले ही साइबेरियन यूनिकॉर्न पुनर्जीवित की जाने वाली लिस्ट में बाकी प्रजातियों से काफी पीछे हो, पर हमें इस पर एक बार गौर करने की जरूरत है। पैसेंजर पिजन। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, दुनिया को भला और कबूतरों की क्या जरूरत, लेकिन शायद आपको आश्चर्य होगा कि पैसेंजर पिजन डी एक्सटिंक्शन के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक है। ये गुलाबी छाती वाला एक छोटा सा ग्रे पक्षी था जो कभी उत्तरी अमेरिका में बहुत आम हुआ करता था, लेकिन साल 1900 के आसपास वे दुनिया से गायब हो गए। आज के अप्रिय कबूतरों के विपरीत 19वीं सदी की शुरुआत में लगभग 5 बिलियन जनसंख्या तक पहुंचने वाले पैसेंजर पिजन ने अपने आवासीय जंगलों को आकार देने में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। इतनी अधिक संख्या वाले इन पक्षियों का मल मात्रा में बहुत ज्यादा होने के साथ काफी ज्वलनशील भी था, जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जंगल की आग को भी बढ़ावा देता था। आप कहेंगे ये भला कौन सी अच्छी बात हुई, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। इन कबूतरों के विलुप्त होने के बाद जंगल को फायदा पहुंचाने वाला ये स्वस्थ प्राकृतिक डिस्टर्बेंस रुक गया, जिससे व्हाइट ओक वृक्षों ने अपने बीज का प्रसार करने का मेन जरिया खो दिया और जंगल फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। लेकिन इतने अनोखे फंक्शंस वाली ये प्रजाति आखिर लुप्त क्यों हुई? जी हाँ, आपका अंदाजा सही है। पैसेंजर पिजन के विलुप्त होने का मुख्य कारण हम इंसान ही थे। लोग इन कबूतरों को बड़े चाव से खाते थे, साथ ही उन्हें कृषि के लिए खतरा बताकर बड़ी तादाद में मार दिया जाता था। यूरोपियंस ने उत्तरी अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही बड़े जंगलों को उजाड़ना शुरू कर दिया, जिन पर ये कबूतर जिंदा रहने के लिए निर्भर करते थे। ये प्रजाति अपने आखिरी चरण में थी। तभी 2.5 लाख पक्षियों वाले एक आखिरी बड़े झुंड को साल 1896 में महज एक ही दिन में गोली मार दी गई। उसी वर्ष लुइसियाना के जंगलों में दुनिया का आखिरी पैसेंजर पिजन देखा गया और उसे भी गोली मार दी गई। हम इंसान भी कमाल के हैं, लेकिन शुक्र है कि हम बीज फैलाने वाले इन पक्षियों के साथ हुए अन्याय को अब भी रिवर्स कर सकते हैं। पैसेंजर पिजन जंगलों के लिए उतने ही आवश्यक थे जितने की वुली मैमथ टुंड्रा के लिए। इसलिए उनका दोबारा जिंदा होना जंगलों को फिर से पहले जैसा स्वस्थ करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। रिवाइव एंड रिस्टोर के पैसेंजर पिजन प्रोडक्ट पर काम करने वाले प्रमुख शोधकर्ता इकोलॉजिस्ट बेन नोवाक इन पक्षियों के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बैंड टेल पिजन के सहारे इन्हें फिर से जीवित करना चाहते हैं। लेकिन कितने जीन की अदला बदली करनी है, निर्धारित करना एक बड़ा ही कठिन काम है। दोनों पक्षियों के जीनोम में लगभग 97% समानता है, लेकिन बचे हुए 3% जीन लाखों वर्षों में विकसित हुए थे, सो उनका पता लगाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। उसके बाद हाइब्रिड भ्रूण को किसी सरोगेट मां के गर्भ में विकसित करना होगा, ये उम्मीद करते हुए कि सभी जीन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस विलुप्त कबूतर जैसा बर्ताव करने वाले पक्षी ही उत्पन्न करेंगे। भले ही वो अपने आधुनिक रिश्तेदार द्वारा पाल कर बड़ा किया गया हो। इन दिक्कतों के बावजूद नोवाक को इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। उनके मुताबिक यदि टीम को पर्याप्त फंडिंग मिल जाती है तो साल 2022 से 2025 तक पैसेंजर पिजन की पहली खेप तैयार करने में हमारे मंसूबे में कोई अड़चन नहीं आने वाली। सो आसमान में आंखें गड़ाए रहिए, क्या पता कबूतर आपके ऊपर से गुजर जाए। सेबर टूथ टाइगर। आपने आइज एज मूवी देखी है क्या? तो आप जरूर जानते होंगे कि सेबर टूथ टाइगर कैसा दिखता है। बस फर्क इतना है कि वास्तविक दुनिया में वे और भी ज्यादा भयानक दिखते थे। इस खतरनाक शिकारी का नाम इसके ऊपरी जबड़े से निकले 2 लंबे नुकीले दांतों के चलते पड़ा था, जो लंबाई में 11 इंच तक हो सकते थे। ये विशालकाय बिल्लियां प्लीस्टोसिन युग के दौरान उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रहा करती थीं और आज से करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो गईं, जिसके लिए क्लाइमेट चेंज, शिकार की कमी और मानव हस्तक्षेप को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना जाता है। 5 फीट लंबाई, 620 पाउंड का भारी भरकम वजन और बेहद नुकीले कैनाइन दांतों के बावजूद सेबर टूथ टाइगर ठीक उसी दौरान विलुप्त हुआ जब इंसान शिकार की तकनीक में बड़ी उपलब्धियां कर रहे थे। इंसानों ने खाने के लिए तो सेबर टूथ शिकार नहीं किया होगा, पर शायद फेंके जाने वाले साधारण हथियारों की मदद से वे केवल मनोरंजन के लिए ही उसका शिकार किया करते थे। पिछले वर्षों में वैज्ञानिकों ने उत्तरी अमेरिका में स्थित लाब्रिया के टार के गड्ढों जैसी जगहों पर सबरेटूथ के कई कंकाल और जीवाश्मों की खोज की है, जिससे हमें इस प्राणी के बारे में कुछ नई बातें पता चली हैं। इन बड़ी बिल्लियों की टांगें छोटी और आकार आधुनिक अफ्रीकी शेर जितना हुआ करता था। वैसे सेबर टूथ का नाम सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि असल में वे एशिया में पाए जाने वाले आधुनिक बाघों से संबंधित नहीं थे। एक्सपर्ट मानते हैं कि उनके निकटतम जीवित रिश्तेदार वास्तव में क्लाउडेड लेपर्ड हैं,
जो ऐसा इकलौता आधुनिक मांस पक्षी है जिसकी खोपड़ी की साइज और फीचर सबेर टूथ की खोपड़ी के आसपास भी पहुंचते हों। ध्यान रहे कि सेबर टूथ और वुली मैमथ एक ही जमाने में रहा करते थे और कभी कभार छोटे मैमथ्स को मारकर भी खाते रहे होंगे। सो जाहिर है इन प्राचीन शिकारियों को फिर से जिंदा करने की बातें असंभव नहीं है। यदि साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट से सेबर टूथ का कोई फुल स्पेसिमेन अच्छी हालत में जमा हुआ पाया जाता है तो ये खोज वैज्ञानिकों को उससे डीएनए निकालकर इस मृत प्रजाति को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी फुल जीनोम को तैयार करने में बहुत मददगार साबित होगी। जाहिर है अगला कदम होगा हाइब्रिड भ्रूण के लिए कोई ऐसा जीवित रिश्तेदार ढूंढना जिसे एक सफल और उचित सर्गेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। पर सबसे बड़ा सवाल है कि हिम युग के इन शिकारियों को वापस लाने से आखिर फायदा क्या है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, डी एक्सटिंक्शन की मदद से जू की शोभा नहीं बल्कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी की सेहत बढ़ाना है। हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि किसी प्रजाति को पुनर्जीवित करके उसे हमेशा के लिए चिड़ियाघर में रखना या मौजूदा प्रजातियों के लिए खतरा साबित होने वाले किसी खतरनाक शिकारी का जन्म देना नैतिक रूप से गलत है। खैर अभी तो यही जानना बाकी है क्या दुनिया सबेर टूथ टाइगर को फिर से देखने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि हमने इस वीडियो से जाना, जरूरी नहीं कि विलुप्त होने से किसी प्रजाति का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। आप इनमें से विलुप्त हो चुके किस जानवर को दुनिया में फिर से वापस आते हुए देखना पसंद करेंगे? क्यों ना आप हमारे चैनल पर मौजूद दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को भी ट्राई करें। देखने के लिए शुक्रिया।